हेलो बच्चों। हम लोगों ने जो बात करनी शुरू की थी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था न्यूमेरिकल अपर्चर का। और न्यूमेरिकल अपर्चर एक ऐसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, बेसिकली एक नंबर होता है जो हमें बताता है कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर की लाइट गैदर करने की प्रॉपर्टी कितनी है। अब लाइट गैदरिंग की प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, जरा सोचिए आपके पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये उसका कोर है और उसके ऊपर इस तरह से क्लैडिंग कोटेड है, ठीक है। और आप अपनी जो लाइट है उसको इसके अंदर भेज रहे हो, तो लाइट को आप इसके अंदर भेज रहे हो, लाइट इसके अंदर जाएगी और फिर इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हुए लाइट आगे बढ़ेगी। इसी तरह से तो इस कोर के अंदर लाइट का प्रोपगेशन होना है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास एक्सिस है, एक्सिस हमें मालूम है इसकी, तो एक्सिस के साथ हम कितने एंगल पर लाइट को भेज सकते हैं कि वो लाइट इस कोर के अंदर चलते चलते आगे चली जाए। तो अब एंगल तो बहुत है, जैसे मान लीजिए कि वो ऐसे भेजोगे तब तो सीधे जाएगी ही। मान लो हमने एक्सेस के साथ 20 डिग्री भेजा, 45 डिग्री भेजा, 60 डिग्री भेजा, 70 डिग्री भेजा, हद से हद हम 90 के करीब जा सकते हैं, क्योंकि 90 के बाद तो फिर ये लाइट फिर ऐसे चली जाएगी ना, तो फिर वो संभव नहीं, क्योंकि 90 भी संभव नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो अब हम ये सोचना चाहते हैं कि वो कौन सा एंगल होगा जिस एंगल के बाद अगर आपने लाइट भेजी तो वो लाइट इस कोर के अंदर आगे फ्लो नहीं करेगी। तो इस तरह से हमारे सामने एक लिमिटेशन होती है कि ये कोर किस दिशा तक की लाइट को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा और किसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए हमने एक एंगल की बात पढ़ी थी जिसको कहा था एक्सेप्टेंस एंगल, और इसी एक्सेप्टेंस एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया था थीटा नॉट से। और अगर आप साइन ऑफ थीटा नॉट ले लेते हो और मान लो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास एक क्वांटिटी निकल के आती है जिसको कि नाम दिया जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो इस कोर की लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, इसका एक और फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था कि साइन थीटा नॉट यानी कि साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल, इसकी वैल्यू होती थी अंडर रूट। अब मान लो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और क्लैडिंग का म्यू टू है, तो इसका फॉर्मूला था म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय वो मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ ये वाला मीडियम। अगर ये एयर है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके पास फॉर्मूला था साइन थीटा नॉट यानी एक्सेप्टेंस एंगल बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। ये फॉर्मूला आपके पास था। एक और टर्म है जिसको कि हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सब टर्म है जो कि इस्तेमाल होते हैं इस इंडस्ट्री में। फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक टर्म है जिसको कि हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। अब फ्रैक्शनल का मतलब ये है, जैसे कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 हमें मालूम है कि म्यू1 जो है वो म्यू2 से ज़्यादा होता है, यानी कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को फुलफिल करना है। तो आप क्या करो, म्यू1 और म्यू2 का डिफरेंस ले लो, ठीक है, ले लिया आराम से डिफरेंस इसका, और फिर जो आपने म्यू1 है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक क्वांटिटी आ जाएगी। इस क्वांटिटी को हम नाम देंगे, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तरह से हमारे पास एक और पैरामीटर आ गया है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, जब हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास है। अब इस पे क्या होता है ना, आपके पास न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अभी हमारा सिग्निफिकेंस इस तरह से है कि इसका न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है इसके आधार पर। जरा देखें, क्या हम अपने न्यूमेरिकल अपर्चर को इसके टर्म में लिख सकते हैं? तो हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर क्या था? म्यू1 स्क्वायर म्यू2 स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अगेन फॉर एयर, अगर हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारे पास एयर है तो इसकी वैल्यू 1 हो चुकी होगी। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो ये आ गया। अब जरा देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि म्यू1 जो होता है वो ठीक है म्यू2 से ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना बहुत ज़्यादा, उसमें डिफरेंस इस तरह से नहीं होता।
कि इसकी वैल्यू 1.5 है तो इसकी वैल्यू 1.1 होगी, नहीं, कुछ डेसिमल के सेकंड प्लेस पर थोड़ा सा बदलाव होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है वो इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उन पे भी डिपेंड करती है। तो क्रिटिकल एंगल कितना रखना है उसको हम μ1 μ2 से रखते हैं। तो μ1 μ2 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये एक फैक्ट है। ऐसा भी नहीं कि होता ही नहीं है, अगर नहीं होगा तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन ही नहीं फुलफिल होगी। तो हम यहाँ एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि भाई μ1 μ2 की वैल्यू बहुत अंतर तो है नहीं, तो आप मान लीजिए कि सपोज μ1 प्लस μ2 जो है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 टाइम μ1, सपोज ऐसा कर लें, ओके। और तो अगर ऐसा आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट लेट मी राइट दिस, अंडर रूट ये हो जाएगा 2 टाइम μ1 और ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2। हमने इस चीज़ को इस अप्रॉक्सीमेशन के तहत यहाँ पर रख दिया है आपके सामने। एक काम और कर सकते हैं, ऐसा करिए कि इसमें हम μ1 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा μ1। देखा ना, ये जो आपने μ1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, ये जो पूरी क्वांटिटी है क्या है, ये पूरी क्वांटिटी तो डेल्टा है और ये μ1 बाहर आ जाएगा। तो ये μ1 बाहर आ गया, अंडर रूट बचा 2 टाइम डेल्टा। तो भाई हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर की फार्मूला आ गया μ1 अंडर रूट 2 टाइम डेल्टा। ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर का एक फार्मूला है। आप देख रहे हो यहाँ आपके पास जानकारी है μ1 के टर्म में और आपके पास जानकारी है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। बहुत आराम से आप अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं इसके बेसिस पर, कुछ डेल्टा की वैल्यू को रखते हुए। तो मैं एक न्यूमेरिकल बोल दे रहा हूँ, आप इसको चाहें तो अपनी कॉपी में वर्ड्स में लिख देंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इस तरह से न्यूमेरिकल है हमारे पास कि सपोज एक ऑप्टिकल फाइबर है, सपोज वी हैव एन ऑप्टिकल फाइबर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर n1। अब मैं नोटेशन थोड़ा सा चलो वही रखता हूँ, μ1 इज़ 1.36, ओके। So an optical fiber has the core refractive index 1.36 and fractional और आपका फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एंड फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेल्टा जो है वो कितना है 0.025 ये है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा यानी μ2 कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेप्टेंस एंगल कितना होगा। तो इस तरह से आपको कुछ डाटा दिया गया है और आपसे कुछ डाटा सीधे सीधे पूछ लिया गया है। कैसे करेंगे इस सवाल को? ऐसे ही सवाल आपको सोल्यूशन अगर इसका हम लिखेंगे तो ऐसे ही सवाल आपको अपने पेपर में भी दिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखो डेल्टा बराबर क्या होता है, सिंस डेल्टा इज़ μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1, ये फार्मूला होता है। अब अगर डेल्टा की वैल्यू 0.025 दी गई है और इसकी वैल्यू 1.36 दी गई है, माइनस μ2 अननोन है, 1.36 दिया गया है, तो आप लिख सकते हो कि 1.36 इंटू 0.025 इज इक्वल टू 1.36 माइनस μ2 और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपने क्या किया, इसको उधर घुमा करके ले गए, इसको उधर घुमा करके ले गए, तो 1.36 माइनस 1.36 इंटू 0.025 और ये हो जाएगा 1.36 माइनस 1 माइनस 0.025 और बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ μ2। और देख रहे हो यहाँ पर चूँकि प्रोडक्ट है और एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो μ2 होगा 1.36 से कम आएगा, क्योंकि आपने एक से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो μ2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और इसकी जो वैल्यू है, जो कि आंसर मेरे पास है, वो है 1.326। डन, ये है हमारे पास μ2 की वैल्यू का हिसाब किताब। चले अब हम बढ़ते हैं, अगला क्या है, हमें न्यूमेरिकल अपर्चर पूछा गया। हमें मालूम है कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, दूसरा हमारा पोर्शन है न्यूमेरिकल अपर्चर का। न्यूमेरिकल अपर्चर बच्चों में मालूम है, न्यूमेरिकल अपर्चर की फार्मूला होता है
म्यू1 टाइम अंडर रूट 2 डेल्टा। तो 1.36 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू 0.025 और इसका भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो हमारे पास है 0.304, ये है इसका आंसर। अच्छा, एक बार आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कह दूं कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर होगा इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। न्यूमेरिकल अपर्चर कैन नेवर बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल अपर्चर को ही देखो भाई, ये होता है म्यू1 टाइम अंडर रूट 2 टाइम डेल्टा। डेल्टा जो होता है वो होता है म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन म्यू1। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शर्त को पूरा करने के लिए ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगी कि म्यू1 इज़ ऑलवेज मोर देन म्यू2, है ना। ये वैल्यू तो पॉजिटिव हमेशा रहनी ही रहनी है। तो अगर डेल्टा पॉजिटिव रहना है तो अंडर रूट के अंदर का टर्म भी पॉजिटिव होगा, तो एन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा और एन हमेशा रियल भी होगा। ये न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा जो हम इस तरह से कह रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो आप देख रहे हो, और इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो 0.304 है इसकी वैल्यू आपको मिल गई है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम और कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा है कि साइन थीटा 0 इज़ न्यूमेरिकल अपर्चर, ये होता है। तो थीटा 0 यानी एक्सेप्टेंस एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, तो साइन इनवर्स जो है वो हो जाएगा 0.304 मतलब 1/3 हो गया, और इसकी वैल्यू जो आ रही है 17.7, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलता है उस क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह के कुछ टर्म की आवश्यकता होती है तो वो क्वेश्चन पेपर के आखिरी में जो कॉन्स्टेंट्स दिए होते हैं उसमें ऐसा दे देते हैं। इन केस अब आप कहोगे सर हमें याद थोड़ी है कि साइन 0.304 की क्या वैल्यू, मान लो आगे 0.701 उसकी क्या वैल्यू, 0.88 की क्या वैल्यू होगी, बिल्कुल नहीं मालूम होगा। अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में तो आपको इस तरह का कुछ दिया होगा, नहीं दिया है जस्ट आपने यहीं पर उसको छोड़ दिया, ख़त्म बात, बस इतना ही है आपके पास। जो चीज़ नहीं मालूम है उसके बारे में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे आते हैं हम। इस तरह से और भी न्यूमेरिकल आप इसमें लगा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक वगैरह आप जो बुक आप देख रहे हो उसमें आप देखिएगा, इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल स्पेसिफिकली ये न्यूमेरिकल पीछे के एग्जामों में 2-3 बार पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इसको आपको यहाँ पर साफ करा दिया है। अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन की बात आती है। भाई वर्गीकरण कैसे करोगे, क्या ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ कह देंगे भाई ऑप्टिकल फाइबर दे दो तो ऑप्टिकल फाइबर बस एक ही तरह का होता है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन बांटते कैसे हैं। देखो, बांटने में इसके बड़े मसले हैं और बड़े इसमें कामयाबी भी लोगों को मिली हैं और बहुत सारा इसमें चैलेंज भी रहा है। तो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर को बांटना चाहें तो हमारे पास बांटने के कुछ आधार हैं, कुछ तरीके हैं। क्या तरीके हैं? एक तरीका है कि आप ये देखो कि उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोफाइल है, उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोफाइल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल का मतलब है कि आपके जो कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं उनका बर्ताव, उसके आधार पर बांट सकते हो। आप बांट सकते हो कि मोड्स एक हम डिफाइन करेंगे, मोड्स के बेसिस पर हम बांट सकते हैं। एक चीज़ हम जो बांट सकते हैं वो है मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो, आपने मटेरियल कौन सा यूज किया है, तो मटेरियल के आधार पर बांट सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर बांटना शुरू करोगे प्यारों तो आप यहाँ पर 2 तरह से कह सकते हो कि हमारे पास जो प्रोफाइल है वो स्टेप इंडेक्स वाली प्रोफाइल है कि ग्रेडेड इंडेक्स वाली प्रोफाइल है। क्या मतलब है, हम लोग बात करेंगे। मोड के बारे में बात करोगे तो आपका जो है ऑप्टिकल फाइबर वो सिंगल मोड या मोनो मोड को सपोर्ट कर रहा है या मल्टी मोड को सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मटेरियल जो है वो आप कैसा ले रहे हो, आप ग्लास का बना रहे हो या आप प्लास्टिक का बना रहे हो। समय के साथ साथ हमने अपनी टेक्नोलॉजी को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि हम प्लास्टिक के भी बहुत ही बढ़िया ड्यूरेबिलिटी वाले ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर में हमारे सामने इस तरह के वर्गीकरण हैं।
इस वर्गीकरण को, इसको तो हम थोड़ी देर के लिए ऑब्वियस से मान सकते हैं कि भाई ये तो मटेरियल स्पेसिफिकेशन वाली बात हो जाएगी, ग्लास है कि प्लास्टिक है, तो ठीक है आगे बढ़ जाएगा। ये बड़े ज़रूरी चीज़ें हैं, मोड के बारे में बात करना, रिफ्रैक्टिव प्रोफाइल के बारे में बात करना। अच्छा, यहाँ किसी भी लिहाज से ये मतलब नहीं है कि अच्छा सिंगल मोड मतलब स्टेप इंडेक्स, नो, सिंगल मोड may be supported by step index, by graded index under certain conditions. Multi-mode is also supported by step index and graded index. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है जो सिंगल मोड को सपोर्ट करता है लेकिन स्टेप इंडेक्स है, या सिंगल मोड को सपोर्ट करता है ग्रेडेड इंडेक्स है, या मल्टी मोड को सपोर्ट करता है स्टेप इंडेक्स है, या मल्टी मोड को सपोर्ट करता है ग्रेडेड इंडेक्स है। ये हम कह सकते हैं, ये हमारे सामने ये बात आ सकती है। पहले ऐसा करते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स की प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप इंडेक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल। स्टेप इंडेक्स प्रोफाइल, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर? देखो, स्टेप वर्ड कहाँ से आया है इसको ज़रा समझो। आपने क्या किया, आपने लिया कोर, ये आपका कोर है, ओके, और उसके बाद उसके ऊपर फिर आपने इस तरह से क्लैडिंग को कवर अप कर दिया। क्लैडिंग है, ये आपका क्लैडिंग है, ठीक है, और ये है आपकी एक्सिस, ये एक्सिस है, ये है आपका आर डिस्टेंस है। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, हमने इस तरह से वेरिएशन लिया, तो जहाँ तक ये वेरिएशन है ये है, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कोर का है 1.30, तो ये 1.30 यहाँ तक है, तो ये सारी जगह 1.30 की है, कंटिन्यूस हाई जगह 1.30 है, तो यहाँ आपको सब 1.30 लिखना है ये पूरा। तो आपने सीधे तौर पर ये ऐसे लाइन बना दिया 1.30। तो जो पूरा हिस्सा है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.30 को शो कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका शुरू हुआ क्लैडिंग। क्लैडिंग का है 1.27, तो ये पूरा हिस्सा 1.27 का, ये पूरा हिस्सा 1.27 का है, तो आपका 1.27 थोड़ा यहाँ आएगा। अगर ये 1.3 है तो 1.27 आएगा, तो ये हिस्सा 1.27 का। ऐसे इधर भी है, इसी के सीधे में यहाँ पर ये है ना, ये हिस्सा 1.27 का, तो ये है, ये वैल्यू है 1.27 की, ये वैल्यू है 1.30 की। ज़रा देखो यहाँ पर, अगर हम इसके वेरिएशन को देखें तो इसका एनवेलप ऐसा है, यहाँ से गया, ये ऐसे आया, ये स्टेप बन गया, देख पा रहे हो ना, ये जो यहाँ पर है ये स्टेप प्रोफाइल, ये इस तरह से, फिर फ्लैट है, फिर स्टेप है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका प्रोफाइल कुछ ऐसा है, इस तरह से कंटिन्यूस, फिर फ्लैट, फिर उठा और फिर ये ऐसे। तो ये देखो आपको एक स्टेप दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका इस पर्टिकुलर बाउंड्री पर जो क्लैडिंग और कोर की बाउंड्री है, यहाँ पर अचानक से 1.30 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.27 हो जाता है, इंस्टेंटली चेंज हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। ऐसा नहीं कि 1.3 से 1.29 हुआ, फिर 1.28 हुआ, फिर 1.27 हुआ, ग्रेजुअल चेंज नहीं है, सडन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही लाइट यहाँ आ रही है इस तरह से, तो उसको 1.3 दिख रहा है, बाउंड्री पर जैसे टकराई तो उसको पता चला कि यहाँ के बाद तो 1.27 हो गया है, तो इस जगह पे वो TIR वो सारी बातें अपना देखना शुरू कर देगा, और वो जो एक सडन सा चेंज यहाँ पर उस थीटा को रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब जरा एक बात समझो, जैसे हमारे पास ये बाउंड्री है, हमारे पास ये लाइट इधर से टकराई, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का एंगल है, और फिर वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। तो इस पर्टिकुलर बाउंड्री पर एक सडन चेंज हुआ। अगर हम अब आगे की जो स्टडीज़ हैं ऑप्टिक्स की, वो कहती हैं कि जब आप इस बाउंड्री पर रहते हो तो जो लाइट आती है और फिर जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो एक ही पॉइंट से नहीं होती, उसमें एक थोड़ा सा शिफ्ट आ जाता है, उसमें एक थोड़ा सा शिफ्ट आ जाता है। इसको गॉस हॉस्टन शिफ्ट कहते हैं, एक शिफ्ट आ जाता है, और उस शिफ्ट की वजह से यहाँ पर कुछ इवांसेंट वेव जैसी भी एक सिचुएशन आ जाती है। मतलब कुल मिला के कुछ लॉस, कुछ यहाँ पर फेज शिफ्ट का एक
पाथ शिफ्ट का एक इशू आ जाता है। और एक दो रिफ्लेक्शंस तो होने नहीं, यहाँ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने हैं। अगर वो 1 मीटर का तार है तो पता लगा कि 5-6 हज़ार रिफ्लेक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं। हर बार थोड़ा 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 शिफ्ट आ रहा है, और ये शिफ्ट जो होता है वो एक लंबे समय में एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है जब दूसरे एंड पे पहुँचता है। तो हम चाहते क्या हैं, हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं। अब ये ठीक है, हमने जहाँ एंड है वहाँ पर इस शिफ्ट को कंपनसेट करने के लिए कुछ इंतजाम कर दिए, वो हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये है, एक इशू है। तो अब क्या हुआ कि ये इशू इसलिए हुआ क्योंकि अचानक से हमारी लाइट को इस बाउंड्री पर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज दिखाई पड़ा, इसलिए उसको ये ऐसी दिक्कत हुई। अच्छा, तो अब क्या कर सकते हैं, हम कहें कि हम इसको अचानक से ये दिखाएं ही ना कि अचानक से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कोर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या कोर है आपका सिलेंड्रिकल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.30। कोर के ऊपर ऐसा करो कि एक ऐसा लेयर कर दो, एक क्लैडिंग के ऐसे लेयर कर दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 1.29, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर बना दो जिसका हो 1.28, इसके बाद एक और लेयर हो ऐसी जिसके पास हो 1.27, और फिर वो 1.27 फिर बना रहे। तो हम कोर से क्लैडिंग तरफ का शिफ्ट एकदम से ना करें। तो अभी देखो पिछली बार क्या था, या तो 1.30 था या उसके बाद सीधे 1.27 था, लेकिन अब की बार क्या है, इस 1.30 और 1.27 के बीच में इस तरह के कुछ लेयर्स और भी हैं, कुछ ऐसी इस तरह की हमने लेयरिंग कर दी है। इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि लाइट जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ टकराएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के तहत वो अपने रास्ते से मुड़ जाएगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर वो यहाँ टकराएगी, फिर जब यहाँ टकराएगी तब अभी ये कोर ही चल रहा है, अभी ये सारा हिस्सा जो है कोर का है, ये पूरा हिस्सा कोर का है, तो अभी कोर में ही चल रही, लेकिन रास्ते से वो डेविएट हो रही, और फिर यहाँ जा करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सह करके वो ऐसे आ जाएगी। तो स्टेप इंडेक्स में क्या होता है, लाइट ये जाती है एंड शार्पली मूव करती है इस तरह से, लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होगा, लाइट इस तरह से जाएगी, इस तरह से जा रही है, और हल्का सा बेंड होते 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 जस्ट वो यहाँ से टकरा करके फिर ऐसे करेगी। तो आप देख रहे हो कि ये जो पूरा शिफ्ट है वो एक ग्लैंसिंग, एक बिल्कुल जस्ट टच करके वो इस तरह शिफ्ट कर रही है। इतना शार्प उसका किक नहीं है कि बिल्कुल हम शार्प किक करके गई, बल्कि वो इस तरह से जा रही है, वो जाती है लाइट और उस सरफेस को जस्ट टच करके इस तरह से आगे बढ़ती, तो स्मूथनेस बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम यहाँ पर वो जो सडन फेज शिफ्ट, गॉस हास्टन शिफ्ट वगैरह ये सब देखते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हम नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दो तरह के, अब इसका अगर प्रोफाइल बनाए, चलो इसका हम प्रोफाइल यहाँ बना लेते हैं इस जगह पर। ये इसकी एक्सिस है, तो एक्सिस है तो आपके पास ये पूरा हिस्सा कितने का है, 1 पॉइंट, ये आपका आर है, ओहो ये आपका आर है, तो ये तो है 1.3, फिर उसके बाद यहाँ पर आया 1.29, फिर उसके बाद यहाँ आया 1.28, फिर उसके बाद यहाँ आया 1.27। तो आपका प्रोफाइल ऐसे है, किस तरह से, और फिर ऐसे रह जाएगा, यहाँ फ्लैट रहेगा, यहाँ प्रोफाइल ऐसे होकर के ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टेप नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 1.3 के बाद सीधे 1.27 नहीं आ रहा है, बल्कि 1.3 के बाद 1.27 के बीच में और भी कुछ ट्रांजिशन लेयर्स हैं, और वो इसका जो वेरिएशन है वो इस तरह से कर रही है। ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक 1.3 ही हो। कोर पे मान लो 1.3 है, फिर इसके बाद 1.295 है, फिर उसके बाद 1.290 है, फिर उसके बाद 1.295 है, उसके बाद 1.28 है, फिर 1.285 है, 1.280, इस तरह से भी हम छोटे छोटे ट्रांजिशंस कर सकते हैं। तो अगर एक फाइनल आपको हम बताएं स्टेप इंडेक्स का, तो स्टेप इंडेक्स का ऐसा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रोफाइल है, एक्सेस है, स्टेप इंडेक्स में इस तरह से एक वैल्यू चल रही है, ओके, और सडनली वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, सडनली इस तरह से शिफ्ट हो गया। तो ये एक्सेस का 0 है, ये आर है, तो ये आपका कोर है,
और अचानक से क्लैडिंग का हिस्सा शुरू हो गया और आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस जगह पर ये पर्टिकुलर जो हिस्सा है यहाँ पर एक स्टेप बनता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ द स्टेप फीचर। ग्रेडेड में क्या होगा, ग्रेडेड में आपके पास ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हिस्सा है। आपका वेरिएशन ऐसा होगा, यहाँ कोर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धीरे धीरे मूव करेगा और देन इस तरह से, ओके ऐसे यहाँ से भी ऐसे ऐसे मूव करेगा एंड देन यहाँ से। तो आप ये देख रहे हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्रेजुअली, ग्रेडेड का मतलब ये ना ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक कॉन्टिन्यूस तरीके से कम होता 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 देन वो फिक्स हो गया। तो एक पीक वैल्यू थी कोर के एक्सिस पर और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई क्लैडिंग पर। तो ये जो प्रोफाइल है, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये कोर से डिस्टेंस है, तो ये आपके ग्रेडेड इंडेक्स की प्रोफाइल है। तो ये आपका स्टेप इंडेक्स हो गया, ये आपका ग्रेडेड इंडेक्स की वैल्यू हो गई। तो हम इस आधार पर इनको बांट सकते हैं। सुपीरियरिटी के रूप में तो आप देख सकते हो कि ग्रेडेड इंडेक्स में हम एक शिफ्ट को अवॉइड कर ले जाते हैं, गॉस-हास्टन शिफ्ट जो होती है, और स्टेप में वो रहता है, लेकिन इसको बनाना मुश्किल होता है। आप सोचो कि आपको पहले इतना पतला सा कोर बनाना, अब कोर भी कोई ऐसा नहीं होता कि 2, 4, 10 सेंटीमीटर का होता है। इनकी जो रेंज होती है, जैसे अगर आप बना रहे हो 8 से 10 माइक्रोमीटर, सोचिए कितना छोटा होता होगा कोर, 8 से 10 माइक्रोमीटर। आपने और थोड़ा, और जो क्लैडिंग होती है वो करीब 125 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक है। ये हो गया आपके पास। और अगर आप मल्टी मोड वाला जो हम लोग बात करेंगे आगे वो है, तो आप चलो 62 माइक्रोमीटर आपने कोर बना दिया, लेकिन क्लैडिंग उतना ही रखा है 125 माइक्रोमीटर। तो ये 62 माइक्रोमीटर, 8 से 10 माइक्रोमीटर, ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। हमारे बाल की मोटाई से थोड़ा सा मोटे होते हैं, तो ये सच में इस तरह की ग्रेडिंग कर पाना हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक रहता है। अब ये है टेक्निकल एडवांसमेंट हमारे सामने आ रही हैं, तो हम इन ग्रेडिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज कर पा रहे हैं और उसको कमर्शियली अवेलेबल करा पा रहे हैं। बट स्टिल हमारे पास अभी भी, अगर स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा आसानी से, मतलब सबसे ज़्यादा आसानी मतलब इस मल्टी मोड के ग्रेडेड इंडेक्स की तुलना में आसानी से बनाया जा सकने वाला प्रोफाइल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल है। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगला जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोड्स इन द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के मोड्स क्या होते हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड। ये मोड वर्ड यूज क्यों किया जाता है, इस मोड वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है, और इस मोड वर्ड में मल्टी मोड के कंपैरिजन में सिंगल मोड की डिसएडवांटेज क्या है, या इसका उल्टा। तो ये मोड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम आपका अगले टॉपिक में आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।